हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आज डेट है दोस्तों 12 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले एक तो बात करेंगे कि कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं इलाहाबाद, प्रयागराज में, है ना? तो उसको लेके डिस्कस करते हैं एक बार थोड़ा-सा। और ये बाकी स्टेट्स के लिए भी रिलेवेंट है और बाकी एग्जाम के लिए भी रिलेवेंट हो जाता है। कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कहानी क्या है, सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करेंगे। तो देखो, ये यूपी पीएससी है, स्टेट का एक स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, उसका है यूपी पीएससी बोलते हैं ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है हमारा यूपीएससी, है ना। हम उसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम कराता है, राइट। लेकिन अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे सब सारे स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, आरपीएससी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे एमपीपीएससी होता है, ऐसे ही बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। ऐसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सारे हैं अपना, है ना। तो ऐसे यूपी में है यूपी पीएससी, इसको हम बोलते हैं, पहले यूपी पीसीएस बोला करते थे, जनरली फेमस नाम यही है। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हम बोलते हैं। हुआ क्या कि अभी देखो एग्जाम की बात कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन इन्होंने बहुत पहले दे दिया था कि हम एग्जाम कराएंगे। लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने एक डेट दी है 7 और 8 दिसंबर को, है ना। तो उसमें कहा कि इन्होंने अब पीसीएस का जो एग्जाम है वो 2 दिन में होगा। मतलब एक दिन में हम एक शिफ्ट में पेपर एक और कराएंगे, एक पे और कराएंगे, फिर एक बाद अगले दिन एक पेपर कराएंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आप देखो, आप एक एग्जाम के लिए 2 पेपर, जैसे कि आप देखते होंगे कि रेलवे के एग्जाम होते हैं, है ना। यूपी पुलिस वगैरह के एग्जाम होते हैं, जहाँ 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ के आसपास अभ्यर्थी रहते हैं, तो एक दिन में एग्जाम कराना संभव नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल डे में करा के फिर नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, है ना। नॉर्मलाइजेशन करके एग्जाम का मतलब रिजल्ट दे देते हैं। बट यहाँ पे बच्चों का प्रोटेस्ट क्यों है, मतलब बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन बताता हूँ। देखो, एक तो ये एग्जाम ऐसा है ना कि जो पूरे साल की मेहनत मांगता है, मतलब आपका पूरा 1 साल का इसमें मेहनत होता है ना। देखो, बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं, हो सकता है आप 2 महीने से तैयारी कर रहे हो, आराम से क्रैक कर सकते हो, है ना। 3 महीने से तैयारी कर रहे हो, आराम से क्रैक कर सकते हो। 6 महीने से बस तैयारी कर रहे हो, आराम से क्रैक कर सकते हो। बट ये जो एग्जाम है, जो स्टेट पीएससी का, ये यूपीएससी का एग्जाम है, तो ये 1 साल की भी तैयारी करना है। ये 1 साल की भी तैयारी नहीं है, ये आपका कम से कम 2 से 3 साल की तैयारी होती है मिनिमम। और कुछ ऐसे भी होंगे जो 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे होंगे। आप सोच के देखो, आपने पहले दिन एग्जाम लिया, पेपर थोड़ा इजी आ गया, दूसरे दिन एग्जाम लिया, थोड़ा पेपर टफ आ गया, आपने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। अब पेपर जिसका इजी आया उसका देखो नंबर कम घटता है, लेकिन जब पेपर टफ आ जाएगा तो आपका नंबर कम बढ़ता है। ये थोड़ा दिक्कत है। अगर मान लो आपके यहाँ पे 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप जनरली देखोगे कि यहाँ पे लोग बच्चों के अगर नंबर 100 नंबर आ रहे हैं, मैं मान करता है कि एग्जाम्पल लेता हूँ, वहाँ पे हाइपोथेटिकल, यहाँ पे आपको पेपर इजी था, 100 नंबर आ रहे हैं। यहाँ पेपर हार्ड था, आपके 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जिसका पेपर इजी है वो 90 के आसपास हो जाना चाहिए, और जिसका पेपर हार्ड था उसको 90 होना चाहिए। तो ये 90-90 के आसपास आना चाहिए, कुछ ऐसा सेटिंग करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर पेपर थोड़ा इजी है ना, तो आपका घटेगा नहीं बहुत ज़्यादा, ये आपका ये 98 आ जाएगा, 97 आ जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं घटता है। और आपका यहाँ पे 80 आया है ना, तो बहुत करेंगे 80 से 84 कर देंगे, या 83 कर देंगे। तो आप देखो कि जहाँ आपको पेपर हार्ड पे 80 नंबर आए, सेम लेवल का अगर पर्सन था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक ही पर्सन को मैंने पेपर दे दिए सॉल्व करने के, एक पेपर में उसके 100 बना पा रहा है, एक में 80 बना पा रहा है, तो इसका घट के बहुत होगा तो 97 के आसपास आएगा, और इसका बहुत बढ़ के होगा तो 94 के आसपास आ जाएगा। तो ये देखो, बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो गया, है ना। और यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का एक मामला ऐसा होता है कि आप 0.1% 1 मार्क्स भी आपको बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे 1 साल के साथ साथ आपकी पूरे 3 साल की तैयारी के पीछे जितने आपने तैयारी किया था वो सारा चला जाता है। तो लगभग आपका 3 से 4 साल का समय है इसके पीछे। तो बच्चे का मतलब जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों ना, वो एक देखो एक जायज़ है, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत कर रहे हैं। एक तो आप, अच्छा ये रहता है कि अगर यूपीपीएससी ने पहले ही ये निकाला होता कि हम 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे। अब देखिए, कमियां कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी आयोग की है, समझते हैं कि कमियां कहाँ पे है ना। देखो, आप एग्जाम में नकल हो जा रहा है, ये आपकी कमी है कि आप एग्जाम क्या कर रहे हो, टाइम पे नहीं करा पा रहे हो, है ना। यूपीएससी भी एग्जाम कराता है। यूपीएससी का अगर आपने देखा होगा तो यूपीएससी बहुत टाइम पे एग्जाम कराता है, कोई चीटिंग का इशू नहीं होता, कोई नकल नहीं होता, कोई पेपर लीक नहीं होता है। क्यों? वो लोग भी तो एग्जाम करा रहे हैं ना, तो कुछ आपको भी ऐसा पैटर्न फॉलो करना चाहिए जिससे कि सारी चीजें और बढ़िया हो सके, ठीक है। बच्चों की सिंपल सी मांग है कि भैया, एक दिन हो, एक एग्जाम है तो वन डे में करना चाहिए, वन डे वन एग्जाम, ये ऐसे बेसिकली नारा लगा रहे हैं कि वन डे वन एग्जाम। ये अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? मैं इसका खुद समर्थन करता हूँ कि वन डे वन एग्जाम ही होना चाहिए। अब देखो, हो क्या रहा है दिक्कत, इनके पास सेंटर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो लगभग 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी है, ठीक है। 6 लाख के आसपास एस्पिरेंट है जो इस एग्जाम को देने वाले हैं। मान लेते हैं इनको सेंटर चाहिए 8,000 के आसपास, अगर एक दिन में एग्जाम कराएंगे तो टोटल सेंटर इनको कितना चाहिए, 8,000।
अब इनके पास ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस बार ये लोग प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, क्योंकि नकल ज़्यादातर देखो प्राइवेट संस्थाओं से होती है, जैसे कोई प्राइवेट इंटरमीडिएट कॉलेज है, प्राइवेट पब्लिक स्कूल है ना, उनके यहाँ से ये सब नकल ज़्यादातर होते हैं। तो ये लोग अब इनको 4,000 ही सेंटर मिल रहे हैं गवर्नमेंट के, और प्राइवेट के सेंटर लेना नहीं चाह रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनको 2 दिन में एग्जाम शिफ्ट कराना पड़ रहा है। सबसे बड़ा रीज़न देखो ये है ना? तो इनके पास सेंटर्स नहीं है, एग्जाम सेंटर्स नहीं है। तो आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि अरे सर, एक दिन में एग्जाम कराने में दिक्कत क्या है, 6 लाख ही है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, है ना? और यूपी की पॉपुलेशन की बात करो, 220 करोड़ के आस ऊपर हम लोग जनसंख्या हो गई यूपी की, है ना? तो देखो यहाँ पे इशू बस यही है कि ये लोग प्राइवेट संस्थाओं में एग्जाम नहीं कराना चाहते, क्यों? क्योंकि उनको डर है कि नकल हो जाएगा। यूपीएससी भी कराता है, यूपीएससी भी दोस्तों एग्जाम कराता है, प्राइवेट में भी संस्थाओं में जाता है और गवर्नमेंट संस्थाओं में भी जाता है, बट वहाँ पे नकल लगभग ना के बराबर है, ना के बराबर मैं बोल रहा हूँ एकदम है। तो ये लोग भी रूल्स वगैरह थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करो, कानून ऐसे बनाओ तो शायद चीज़ें पॉसिबल हो जाएगा। अब उस सारा का सारा चीज़ें बच्चों के ऊपर मतलब थोप देना भी एक तरह से एक बढ़िया डिसीजन तो नहीं है मेरे हिसाब से आयोग के द्वारा, है ना? सबका अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बच्चों के साथ मतलब जाती हो रही है, ये सही नहीं है। वन डे वन एग्जाम ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे साल की मेहनत होती है, 2-2 4-4 साल के बच्चे की मेहनत होती है, वो गलत हो जाएगा बच्चों के साथ, ठीक है? तो बच्चों ने अभी 11 नवंबर को प्रोटेस्ट किया है। अब आगे देखते हैं कि क्या अपडेट रहता है। जैसे अपडेट रहेगा मैं इसमें वीडियो बनाता भी रहूँगा। मैंने 1-2 वीडियो भी अपलोड किए थे, बच्चों ने भेजे थे मुझे, तो क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो चलिए अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज़ आया, देखो अभी अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो आप ना एक प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान सरकार के मामला था, उच्च न्यायालय में आया था, राजस्थान हाई कोर्ट में। तो इसमें इसमें क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया है, उसमें उन्होंने बताया कि देखो आप ना नियमावली में बाद में चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया, आप उसमें बार बार चेंज किए जा रहे हो कि ये भी चेंज कर दिया, ये पैटर्न चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है? तो देखो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी जैसे रिसेंटली आया है, 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है? इन्होंने कहा कि देखो आप बदलाव अस्वीकार हो जाएगा। ये कई सारे मामले ऐसे हुए, 2008 का मामला है आंध्र प्रदेश में, 2017 73 का 1973 का मामला हरियाणा बनाम सुभाष चंद्र का, ठीक है? तो देखो ये एक कहाँ आपका इन्फ्रिंज हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, इसकी भी बात मैं एक बार समझाता हूँ आपको। देखो आर्टिकल 14 देखो कोल्ड हो रखा है दोस्तों, फीवर 3 दिन था, तो इस वजह से एक दिन वीडियो भी नहीं आ पाया है ना? तो बहुत ठीक है बोल रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा आवाज़ आपको भारी लगे। देखो आर्टिकल 14 क्या करता है, विधि की समझ समता का अधिकार देता है ना, सबके साथ इक्वलिटी वाला भाव होना चाहिए। प्लस दूसरा ये कि आर्टिकल 16 4 वगैरह ये सब कहते हैं कि जो लोक रोजगार है उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आपने नोटिफिकेशन दे दिया कि वन डे वन एक ही दिन में एग्जाम होना था, पहले आपने ये कहा, फिर आप बाद में आके कहते हो कि नहीं एक दिन में नहीं हो पाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंटर नहीं मिल रहा है ना? हमें एग्जाम सेंटर नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि हम सारा गवर्नमेंट स्कूलों में कराना चाह रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे इस बार, ठीक है? ये चीज़ें अगर आप एग्जाम नोटिफिकेशन से पहले कह देते, जो नोटिफिकेशन से पहले कह देते या नोटिफिकेशन में ही कह देते, तब भी चल जाता। लेकिन आप ये सब चीज़ें कहाँ कर रहे हो बाद में, जब बच्चों को एग्जाम एक महीना 2 महीना, अच्छा ये एग्जाम भी बहुत टाला इन्होंने। पहले जुलाई में था, फिर जून में किया, फिर नवंबर में किया, फिर अब दिसंबर में कर दिया, है ना? 27 अक्टूबर को कैलेंडर निकाला था कराने के लिए। तो बहुत चेंजेस भी किए। तो एक तो ये बच्चे इससे परेशान रहते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को यार थोड़ा सा तो ठीक होना चाहिए। आप इलेक्शन टाइम पे करा लेते हो, आप एग्जाम टाइम पे नहीं करा सकते हो, ये तो बड़ी विडंबना की बात है ना? प्रधानमंत्री बनना है तो हम टाइम से करा लें, लेकिन वैसे नहीं, ये गलत है। ये सब चीज़ें जानी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जैसे एक इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे एक एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि एग्जाम को भी, ठीक है? तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप मतलब एज ए जनरल पब्लिक आपको चीज़ें जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है, ठीक है? चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो G20 का समिट 2023 वाला इंडिया में हुआ था, 2024 वाला ब्राजील में हो रहा है, ठीक है? तो अभी तो इसकी मीटिंग्स वगैरह चालू हो जाएंगे, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उसमें जाएंगे, तो जब वो आएगा तो मैं बहुत डिटेल में चर्चा कर लूंगा। लेकिन G20 हमारे लिए भी वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इंडिया ने जब होस्ट किया था तो 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक किया था, ठीक है? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये पूछा जा सकता है अभी भी, इंडिया में ही हमने अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया था, ठीक है? अच्छा एक तो एग्जाम में ये पूछ लिया था, कोई पेट का एग्जाम होता है यूपी में, उसमें पूछ लिया कि इसके पीटल्स कितने हैं। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कमल की पंखुड़ियां हैं।
तो पंखुड़ियों को पूछ लिया था कि कितने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो बात करें G20 की, तो देखो 1999 में दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 20 देश हैं, 20 देश का 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन था और एक अभी आपका अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गया, तो टोटल अभी 21 हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसको G21 भी कह सकते हो, अभी G20 ही नाम वैसे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। किस लिए काम करता है, तो ग्लोबल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल जस्टिस। बेसिकली क्या है इनका मतलब पर्पस क्या है कि देखो, एक तो हम इकोनॉमी को ग्रो करें, ग्लोबली इकोनॉमी को ग्रो करें। ठीक है, दूसरा कोई भी अगर इसमें से कंट्री जो है फाइनेंशियली इशू को फेस कर रहा है, तो उसको हम कैसे फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं, इस इन मुद्दों में चर्चा हो सकती है, होती है। प्लस ये जो G20 के देश हैं, इनके बीच कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ लेके चल सकते हैं हम लोग, मतलब कैसे सबको लेके हम एक मतलब पूरे विश्व को एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बेसिकली ये लोग इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, कंट्री याद रखना है। कंट्री डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों, डायरेक्टली आपसे कंट्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आप यूपीएससी के पेपर देखें तो आई थिंक 2019 या 20 में इन्होंने डायरेक्टली पूछा था। ठीक है, तो ये अगर कंट्री याद रखिएगा, मैं आपको देखो सीक्वेंस याद करा रहा हूँ जिससे कि आपको रटना ना पड़े, है ना। अगर आपको कॉन्टिनेंट याद होगा, सबसे पहले देखो ऊपर आता है, पहले यहाँ पे देख लो, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। इसी सीक्वेंस में याद करोगे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। फिर साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन। फिर रसिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, टर्की, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया। अब देखो कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखो, आप देखो सबसे ऊपर आता है कनाडा, मैंने देखो सबसे ऊपर कनाडा का ही रखा है। उसके बाद क्या है, यूएसए है, फिर मैंने यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है। फिर उसके बाद नीचे आओगे तो मैक्सिको है। फिर उसके नीचे आओगे, देखो ब्राज़ील है। मैंने एकदम सीक्वेंस वैसे ही रखा है जो मैप में आपको याद करना हो, है ना। फिर अफ्रीका आ जाता है, सॉरी अर्जेंटीना आ जाता है। फिर उसके नीचे आओगे देखो इधर से, तो साउथ अफ्रीका आ जाता है। फिर ऊपर जाओगे तो क्या आ जाता है, आपका अफ्रीकन यूनियन आ जाता है, सॉरी सऊदी अरब बाद में करेंगे, यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन कई सारे हैं। ठीक है, फिर इसमें आप आ जाओ यूरोप में। तो जब यूरोप में आओगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले ऊपर से यूके, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर यूरोपियन यूनियन। फिर इंडिया में आओ, मतलब एशिया में आओ, तो एशिया में आप देखोगे सबसे पहले रसिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। तो देखो आप रसिया, चाइना, इंडिया, फिर नीचे आओगे इंडोनेशिया आ जाएगा, फिर इंडोनेशिया। फिर यहाँ पे दो देश बच जाते हैं, साउथ कोरिया और जापान, तो साउथ कोरिया और जापान हो जाएगा। फिर इधर आओगे तो नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और तुर्की और सऊदी अरब आपके इधर है, टर्की ये रहा, सऊदी अरब है। तो देखो मैप भी याद हो जाएगा आपको इससे थोड़ा सा, और आपको पता भी रहेगा कहाँ कहाँ पे ये लोकेशंस हैं। ठीक है ना, तो आपको ऐसी चीजें याद करनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है ना, थोड़ी कफ और सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। चलो, अब बात करेंगे। देखो शाहजहांपुर में कुछ अवशेष मिले हैं जो 1857 की क्रांति में जो हमारे रिविलियंस थे उन्होंने यूज किए थे। ठीक है, तो मतलब उनको मतलब तलवार वगैरह ये सब मिला है। तो देखो वो एग्जाम आंटी से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, एक तो कहाँ मिला ये पूछा जा सकता है, तो शाहजहांपुर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में मिला है। अब उसके अलावा आपके एग्जाम पॉइंट से क्या रिलेवेंट हो जाता है, तो कोई शाहजहांपुर याद रखिएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि आपसे डायरेक्टली ये ना पूछ के ये पूछ देंगे कि जो 1857 की क्रांति थी, या 1857 का विद्रोह भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में जैसे दिल्ली में अगर विद्रोह हुआ, दिल्ली में कौन सा शासक था, तो याद रखिए बहादुर शाह सेकंड था। ठीक है, फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, कानपुर में नाना साहब थे, झांसी में आपको लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, ग्वालियर में तात्या टोपे थे, बरेली में खान बहादुर खान, इलाहाबाद लियाकत अली, बिहार में कुंवर सिंह, ऐसे सुना होगा। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता कि उसके खिलाफ कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था, मतलब ये तो भारतीय हो गए, ब्रिटिश की तरफ से कौन कौन लड़ा था, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो दिल्ली में याद रखिएगा जॉन निकोलस है, हेनरी लॉरेंस था आपका लखनऊ के लिए। ठीक है, कानपुर में था आपका कॉलिन कैंपबेल, ये थोड़ा कई बार पूछा है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए कैंपबेल का नाम, ये तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया है। ठीक है, उसके बाद झांसी में ह्यूज रोज, तो ये ह्यूग रोज भी पूछता है ना। ये मैच एज फॉलोइंग आपको डायरेक्टली बोल देगा, है ना। ठीक है, बरेली और कानपुर ये दोनों याद रखिएगा सेम पर्सन था, बरेली और कानपुर में सेम पर्सन थे। ठीक है, इलाहाबाद में याद रखिए कर्नल ऑन सेल, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको ये थोड़ा सा कई बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाना है ना। ठीक है, तो मैं आपको बाकी इसके जितने भी छोटे छोटे और प्लेसेस थे ना वो भी ऐड कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि कौन सी जगह पे कौन से नेता लड़े थे, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली का मैंने जस्ट अभी बता दिया, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको देखो हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक तो दिल्ली का इंपॉर्टेंट है, लखनऊ, कानपुर,
झांसी, बिहार वाला ये बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ है ना। तो याद रखिएगा, बिहार के जगदीशपुर से किसने, कुंवर सिंह ने। ठीक है। इलाहाबाद, अरे इलाहाबाद बोलते हैं, फर्रुखाबाद भी पूछ लेता है हसन खान। ठीक है। उसके बाद इसमें बरेली, ठीक है, और ग्वालियर तात्या टोपे। और इसके अलावा तो इसमें कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं है। मथुरा कई बार कदम सिंह का पूछ लेता है, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। उसके अलावा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे ना, आप वो देख लीजिएगा कि जैसे कुल्लू है हिमाचल प्रदेश, जो अगर आप एसपीएससी दे रहे हो, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे होंगे, तो आप ये वाला देख लीजिएगा, कुल्लू से किसने किया था, राजा प्रताप सिंह ने किया था। तो आपको ऐसे आप अपने अपने स्टेट का देख लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि स्टेट पीएससी वगैरह में डायरेक्टली पूछ लेता है ये सब। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे क्यूबस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 आया। अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया के मतलब करीब 2 इंस्टीट्यूट टॉप 50 में है, बट ये अच्छी बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एशिया की बात कर रहे हैं। एशिया का इन्होंने पूरे वर्ल्ड मैपिंग लिखा, वो रैंकिंग निकाली है। अब एशिया में देखो कोई बड़ी इंस्टीट्यूट तो है नहीं, चाइना ही है, एक रसिया है। उसके अलावा इंडिया में मतलब एशिया के अंदर में इंडिया एक बड़ा देश है ना। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से इंडिया मतलब टॉप 50 में इंडिया के बहुत सारे देश होने चाहिए। बट देखो, टॉप 100 में इंडिया के 7 इंस्टीट्यूट्स हैं, ज़्यादातर आईआईटीज ही आते हैं। और टॉप 50 में 2 हैं। कौन कौन से देखते हैं। तो 44th पे आया है आईआईटी दिल्ली, और 48th पे आया आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है जो 81st रैंक मिला है किसको, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को। ठीक है। उसके बाद देखोगे आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईएससी बेंगलोर और आईआईटी कानपुर। आईएससी बेंगलोर वैसे तो इसको आईआईटी बनाने की बड़ी वो हुई थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हमें आईआईटी नहीं बनना, हमें आईएससी ही रहने देना है। ठीक है। तो वो आईएससी ही है। ठीक है ना। तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, आपको चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई करनी हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड करनी हो। ठीक है। तो याद रखिएगा क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 में कौन कौन से हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो याद रखिएगा। बस आईआईटीज आते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो देखो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की हमें और ज़रूरत है, कि हमारे जैसे जेएनयू हुआ, डीयू हुआ, बीएचयू हुआ, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, तो ऐसी यूनिवर्सिटी आने चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आज के वीडियो में अभी तक इतना ही रखते हैं ना। कल जो चीज़ें रह गई थोड़ी, हम वो कल ऐड करके उसको पढ़ लेंगे। थोड़ा गला ठीक नहीं है, और मतलब ना पूरा भारी सा हो जा रहा है, तो आवाज़ एक्चुअली में निकलते निकलते बंद हो जा रही है ना। तो चलो दोस्तों, कल ऐड करेंगे। बाकी जो करंट अफेयर रह गया है, 2-3 टॉपिक्स रह गया है, तो वो सब हम कल ऐड कर देंगे उसमें, है ना। थोड़ा डिटेल में कल वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। थोड़ा अभी गले का आराम देंगे, थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तबीयत। ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।